बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर ए क्लास। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स के सीज़न 2 के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 होगा और इसमें हम एक्सरसाइज 8 चैप्टर की कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो 7 तारीख का है और लेक्चर नंबर जो है वो आपका क्या होगा 6 होगा और संडे की वजह से एक लेक्चर आपका डेट के हिसाब से कम होगा। तो इसमें यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके स्मार्ट सिलेबस का भी पार्ट है, इसको भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे और इसके 5 पार्ट हैं, इन सभी को बारी-बारी डिस्कस करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का ए पार्ट देखें। व्हाट इज़ बफर? बफर क्या है? मैंने बड़ी डिटेल से आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया था। Why do we need them in daily life? हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसका आंसर आपको किताब से बड़ा इजीली मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग की बुक से भी एक दफ़ा इसकी ग्लांस देख लेते हैं। देखो, ये पीएच सॉरी बफर सॉल्यूशन क्या है कि जो पीएच की चेंज को रेजिस्ट करता है और इसमें थोड़ा सी एसिड या बेस डाल दें तो बफर सॉल्यूशन अपना काम करता है। बफर सॉल्यूशन में भी एसिडिक एंड बेसिक और ये इसकी एग्जांपल्स होगी। अच्छा, व्हाई डू वी नीड बफर? बफर हमें क्यों ज़रूरत होती है वो देखें। बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस हैं, ये तो बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा करके लिखती है, जो आपकी ये की बुक में सिर्फ 2-3 लिखी हुई हैं। क्या कि पीएच जो हमारे ब्लड का है वो 7.35 है, इसको मेंटेन रखता है और दूसरे नंबर पे बैक्टीरियल जो कल्चर है बफर सॉल्यूशन में होता है। अब इसको बुक वाला देख लें, वो ज़्यादा बेहतर है इसकी निस्बत। ठीक है, वो होगा आपका पेज नंबर ये सॉरी, ये देखें, ये कॉमन इफेक्ट है, इसके बाद बफर है ना ये नहीं, ये पीछे जा रहे हैं हम लोग, एक मिनट। जी बच्चों, ये लिखा हुआ है व्हाई डू वी नीड बफर। कॉमन, इसका एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि हमारी ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है वो मेंटेन्ड होती है किस पे, 7.35 पे। अगर ये 7 या 8 हो जाए तो पर्सन मर सकता है। ये पहली इसकी ज़रूरत होगी बफर की। दूसरी बफर की ज़रूरत जो है वो अगर आप देखें तो नीचे दी हुई है कि सम टाइम हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं जिसमें पीएच चेंज होती है। ठीक है, तो हम उसमें सूटेबल सॉल्यूट डाल देते हैं। केमिस्ट उसको इंश्योर करता है ताकि उसके सॉल्यूट के डालने से उसकी पीएच ज़्यादा चेंज ना हो और वो बफर के तौर पर एक्ट करे। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ बेस इज एडेड, चाहे उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस भी डाल दें तो बफर जो है वो बफर जो है वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देगा। ये दूसरा इस्तेमाल हो गया कि कुछ रिएक्शन जिसमें पीएच चेंज होती है उसको हम बफर सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बफर जो है एक केमिस्ट्री के एरिया में बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये माइक्रोबायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, सॉइल साइंसेज में, न्यूट्रिशन में और क्लिनिकल एनालिसिस में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये इसकी ज़रूरत होगी। तो ए पार्ट यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप अगले पेज पे हैं ये, ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी पीछे आने की तो फिर पेज का नंबर हमें याद हो जाए। चलें नेक्स्ट देखें। ये आपका जी है क्वेश्चन नंबर 17। बी पार्ट देखें ज़रा। हाउ डज मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड गिव अस द बफर सॉल्यूशन? यानी ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपने बताना है कि हाउ डू बफर एक्ट, और ये भी बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, पेज नंबर 239 पे अगर आप इसको देखें तो बल्कि 240 पे आएगा, 239 से शुरू हो जाता है। देखो वही बात, लेट अस टेक अ बफर कंसिस्टिंग ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो इस हमें ये चीज़ समझने की मदद करता है कि हमें ये पता चल जाता है कि बफर कैसे काम करता है।
ठीक है, वो देखें जरा। सॉरी बच्चों, ये मैं किधर पहुंच गया, चलें 1 मिनट। जी बच्चों, तो ये देखो ये आपने एक बफर लिया, किसका, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का कॉमन आयन इफेक्ट इसको हमें समझने में मदद देता है। कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, इस एसिटिक एसिड की पानी में जो आयोनाइजेशन है, यहाँ पे वाटर है, H2O है, ठीक है, इसमें आयोनाइजेशन को सप्रेस करेगा ये एसीटेट आयन, यहाँ पे 3 है, जो कहाँ से आता है, सोडियम एसीटेट से। तो इसका मतलब है कि जब आप करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, चूंकि एक वीक डिसोसिएशन लगता है, यानी कम डिसोसिएट होता है, लिटिल डिसोसिएशन होती है उसकी, तो सोडियम एसीटेट आप डालने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एसिटिक एसिड की सोल्यूशन में जब हम सोडियम एसीटेट को डालेंगे तो होगा ये कि एसिडिक एसिड के आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी, और किसकी वजह से, एसीटेट के कॉमन आयन की वजह से। अब अगर आप गौर करें तो आप सोल्यूशन में आपके पास 2 चीजें ज्यादा बच गई हैं, एक ये एसीटेट, दूसरा एसीटेट जो सोडियम एसीटेट से आया, और दूसरा एसिटिक एसिड, ठीक है, ये दोनों रेजरवायर के तौर पर हमारे पास बच गए हैं। अब अगर इसमें आप थोड़ा सा वो डालें, कोई एसिड डालें, तो उसको टैकल करने के लिए कौन आएगा, एसीटेट आयन, और अगर कोई बेस डालेंगे तो उसको टैकल करने के लिए कौन आएगा, एसिटिक एसिड। और ये सारी चीजें मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाई थी, ये देखो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक्चुअली बफर मेंशनड अबव लार्ज रिजर्वायर ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटेट कंपोनेंट, ठीक है, व्हेन एसिड या कोई प्रोटॉन डालें H3O पॉजिटिव बफर में, तो वो एसीटेट आयन उसको करेगा to give back acetic acid and hence pH of the solution is almost remains unchanged, ठीक है। और अगर रीजन इज दैट एसिडिक एसिड चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पीएच को कम या ज्यादा नहीं होने देता, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो दूसरा बफर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज का, वो भी हम देख लेते हैं। ये सी पार्ट अगर आप देखें, explain how mixture of ammonium hydroxide and ammonium chloride के बाद, ये उसी के बिल्कुल नीचे आंसर था, और आप इसको मैंने बड़ी डिटेल से आपको वहां पे लाइव क्लासेस में समझाया था। नेक्स्ट आगे देखिए डी पार्ट, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट greater quantity of a sodium acetate in acetic acid decreases the dissociation power of acetic acid and so pH is increased, pH बढ़ जाती है। अब इसका भी वो जवाब आपको टेबल में मिलेगा, अगर आप उसके 240 पेज पे आए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी उसने एक्सप्लेनेशन की हुई है कि आप एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट को ऐड करते जाएंगे, तो देखो पहले सोडियम एसीटेट आपने नहीं डाला, इसकी डिसोसिएशन इतने परसेंट थी, पीएच आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जिसको हम हैंडरसन इक्वेशन कहते हैं, वो कल के लेक्चर में आप इसको डिटेल से अब वो आपने पढ़ा हुआ है, सॉरी आप एक क्लास के हो ना, तो आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। और देखो अब आपने एसिटिक एसिड को तो चेंज नहीं किया, आप उसमें क्या डालते जा रहे हैं, सोडियम एसीटेट, जिससे इसकी डिसोसिएशन कम होती जा रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, उसका माइनस लॉग क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और माइनस लॉग क्या होता है, पीएच, और वो देखो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये टेबल आपने इस क्वेश्चन के आंसर में आपने जरूर बताना है, और यहाँ से आपने इसको शुरू करना है कि अगर हम इसको डालते जाएं तो यहाँ तक इस टेबल तक आपने इसको बताना है। उसके बाद हाउ डू बफर एक्ट, ये इसको, इस पैराग्राफ को पिछले वाले में ना शायद ऐड करें, ठीक है, यहाँ से इसका ये वाला हिस्सा, और एंड में टेबल के नीचे वाला हिस्सा, ये पिछले क्वेश्चन में आप इसको ऐड कर सकते हैं बी पार्ट में। नेक्स्ट आगे जरा देखें, अगला जो आपका क्वेश्चन है डी के बाद ई पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द टर्म बफर कैपेसिटी। शायद ये बफर कैपेसिटी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अब वो भी देख लेते हैं हम इसको। 241
ये देखें बफर कैपेसिटी का ये यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया था और बड़ी ज़्यादा डिटेल से शायद ये इसको मैं नहीं पढ़ा सका था, लेकिन मैंने इसको दोबारा करवाना ज़रूर है आपको, जब इंशाल्लाह लाइव क्लासेस में मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इतना बता दूं कि बफर कैपेसिटी वो है कि वो किस हद तक किसी एसिड या बेस की एडिशन को टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ताकि उसकी पीएच को चेंज ना होने दें। इसके लिए हमें क्वांटिटेटिव एक रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा। गौर करें जरा, यहाँ पे फर्ज करें कि आपके पास एक बफर है जिसमें सोडियम एसीटेट की मोलर कंसंट्रेशन 0.11 है और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.09 है। ये एक बफर सॉल्यूशन बन गया। हमने अब ये पढ़ना है कि वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पढ़नी है कि कितना एक्स्ट्रा एसिड या कितना एक्स्ट्रा बेस ये बफर एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी बिफोर गोइंग टू एसेंशियली डिस्ट्रॉयड, यानी तबाह होने से जस्ट पहले तक कितना इसको बर्दाश्त कर सकता है। बफर कैपेसिटी और फिर बफर सॉल्यूशन कैसे मालूम कर सकते हैं? हमें पता हो कि कंपोनेंट्स के मोलैरिटीज क्या हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद केमिस्ट डिसाइड करता है कि इसको बफर कितनी मिकदार में ऐड होने वाला एसिड या बेस बर्दाश्त कर सकेगा, आने वाले बफर सॉल्यूशन उस आने वाले एसिड या बेस को बर्दाश्त कर सकेगा, और वो आउटर लिमिट बताता है कि कितनी पीएच को वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। अब मैंने इसकी मिसाल आपको दी कि फर्क करें, आप इतनी मोलर कंसंट्रेशन में सोडियम एसीटेट और ये लेते हैं, इसकी पीएच 4.83 होती है और वो कैलकुलेट कर सकते हैं हेंडरसन इक्वेशन की मदद से। अब फर्ज करें आप इसमें 0.01 सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इन 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है। अब 0.01 मोल आप 1 डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये मोलर कंसंट्रेशन लेकर आपने एक ये चीज ध्यान में रखनी है कि इतनी मोलर कंसंट्रेशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर पीएच में कितना फर्क पड़ता है। न्यूट्रल वाटर की पीएच 7 से बढ़कर 12 हो जाती है, लेकिन बफर में डालने से इसकी पीएच में कितनी चेंज आती है वो मैं आपको बताता हूं जी। तो देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड 100% डिसोशिएट होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको कितने आयन देगा, 0.01 मोल। जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन ली थी उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन पैदा होंगे। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एसिटिक एसिड के साथ। पढ़े हुए कितने 0.09 में से 0.01 मोल के साथ वो रिएक्ट करेगा आउट ऑफ 0.09 मोल, ठीक है। तो ये आपको कितने मोल रह जाएंगे? एसिटिक एसिड के 0.08 मोल रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जारी बात है कि इस हाइड्रोक्साइड ने इसके प्रोटॉन को कबूल करना है, इसके प्रोटॉन को कबूल करेगा तो इसका मतलब है एसीटेट आयन बच जाएंगे। एसीटेट आयन कहां से आते हैं? सोडियम एसीटेट से। इसका मतलब है कि सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन इतनी ही मिकदार में बढ़ जाएगी और 0.11 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 0.12। अब वही एंडरसन इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाएं और पीएच अब मालूम करें कितनी निकलती है? 4.92। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इतनी अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से बफर सॉल्यूशन की पीएच में चेंज सिर्फ 0.07 का फर्क पड़ता है। अगर आप इसको देखें 0.09 का, तकरीबन 0.1, ये उसने आपकी बुक में एग्जैक्ट मतलब राउंड ऑफ करके लिख दिया है। लेकिन इतना आप जितना मैंने बताया, जितनी कंसंट्रेशन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करेंगे इसमें, तो कितनी चेंज फर्क पड़ेगी? 7 से न्यूट्रल वाटर की पीएच 7 से बढ़कर क्या हो जाएगी? 12। इसका मतलब ये हुआ कि बफर ने कितना कंट्रोल किया इस पीएच को। तो इसका मतलब ये हुआ कि बफर मुकम्मल तौर पर पीएच की चेंज को कंट्रोल नहीं कर सकता, हाँ उसे मिनिमाइज कर सकता है।
So we reach the conclusion buffer does not hold the pH exactly constant. वो उसको constant नहीं रख सकता, but it does good job to limiting the change in pH. वो pH की change को महदूद करने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन है। कल इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ये मैंने इसको दोबारा से इसलिए करवा दिया ताकि आपको ये सारी चीजें दोबारा से समझ आ जाएं। बफर सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने जरूर देखना है। ये वैल्यूज के साथ आपने जो आज टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये आपको खुद से याद करनी पड़ेंगी और आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।